अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना अलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद मीर। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक मैं है, बिल्कुल खैरियत ठीक से? ठाक, अल्लाह का शुक्र। बस आज बड़ी मज़े की खबरें हैं। पता नहीं बहुत दिनों से चल रहा था कि तूफ़ान किस समत जाएगा। अब कुछ नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल किस समत जाएगा। यानी कि बोझ बढ़ता जा रहा है नाव में। नहीं चलें नहीं, देखिए। पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, हेडलाइंस कौन कौन सी हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है, जो पानामा लीक की खबरें आ रही थी और बड़ा किस्से जारी हो रहे थे कि अब क्या होगा। तकरीर तो होगी नवाज शरीफ की, अपोजिशन ने रद्द कर दी। किसी ने कहा वो तो हाथ हो गया, खुर्शीद शाह हाथ कर गए। उन्होंने एकदम कहा कि जी मैं इन सवालों का क्या जवाब दूँ। तकरीर ख़त्म की और बाइकाट के करके चलते रहे। इमरान खान परंदा उठाए बैठे रहे, वो भी साथ हो लिए। बाद में उनके साथी चीखते रहे, कहते रहे कि हमने तो बड़ी तैयारी कराई थी, एक एक नुक्ते पर इतने कागजात थे, इतने सबूत थे, उसको तो तकरीर करनी चाहिए थी। आलमी मीडिया देख रहा था, मालूम हो रहा था बड़ा इम्पैक्ट होता वगैरह वगैरह। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, ये ख्याल आया। अब आ रहा है कि आज वो तकरीर वो भी करेंगे और शायद खुर्शीद शाह भी करेंगे। वो तो अलग बात हुई। अपोजिशन ने उसके जवाब में ज़ाहिर है कि जो गुफ्तगू की होगी उसमें कोई उतना एतमाद आपस में नहीं होगा जो होना चाहिए। MKM ने कहा जी हमने 7 पॉइंट पे भी इतराज़ था, जो 70 पॉइंट आप क्या ले, और आपकी तो लोग ऐसे शामिल हैं जिनका ऑफशोर कंपनियों में नाम है, तो हमें तो आप बाज़त, हम तो अलग हो रहे हैं। बाकियों ने 7 से 70 सवाल पेश कर दिए। इस पर हुकूमत सागदार मसलन कह रहे हैं कि 70 के बजाय आप 700 भी पेश कर दें, हम सुरखरू रहेंगे। अच्छा, इसको कुछ लोग गैर संजीदा बात कर रहे हैं कि आप एक्टिविटी दिखा रहे हैं। 7 सवाल दिए हैं, 70 सवाल आए हैं। अब इस पर यह पेश हो रहा है कि ये जो सवालत एतजाज़ आसन साहब पेश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो इतने एक्टिव क्यों हैं, अपनी पार्टी से नाराज़ हैं, अपनी पार्टी में तल्ख हैं। उनका ख्याल है कि पंजाब में हम आ सकते हैं अगर जब हम एक्टिव हो, उन पार्टी से खुश नहीं। दूसरा उनका ख्याल है कि वो हुकूमत पर भी दबाव डालना चाहते हैं। पंजाब बैंक के, आज खबर छपी है, पंजाब बैंक के हवाले से वो केस था ना, उन्होंने शायद 6 करोड़ रुपए लिए थे फीस, उसका एक केस बन गया है कि इतनी फ़ीस आपने क्यों ली जिस मुकदमे में आपने पेश ही नहीं होना था, या जिस पर पेश ही नहीं हुए वगैरह वगैरह। उस पर कॉम्प्लिकेशन है, वो उस पर दबाव डालना चाहते हैं। यानी उन पर भी हर्फ आने लगा है। खुर्शीद साहब पे पहले आया था, तो एक अजीब सूरत हाल पैदा होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग कह रहे हैं एतजाज़ हसन साहब वही काम कर रहे हैं जो 2014 में वो शेख रशीद साहब ने किया था। अच्छा, वो क्या? कुछ वही जो अब फिर वही कहेंगे, अब मैं कुछ लफ्ज़ लूंगी तो वो फिर वो हो जाएंगे। अच्छा, बात ठीक है, सीन वही, चलो मैं समझ गया आपकी बात, आप तो दुनिया भी समझ गई। अच्छा, उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब इधर ये है, दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जो पार्लियामानी कमेटी जिसका ऐलान वज़ीर आज़म ने असम्बली में किया था कि कमेटी बनाई जाए जो बैठ के इन बातों पे गौर करे, TOR पे गौर करे और दूसरी बातों पे सोचें, अपोजिशन ने फैसला किया कि वो उसमें शामिल होंगे। शाह महमूद कुरैशी भी गए हैं और शायद खुर्शीद शाह तो मिले हैं। अच्छा, उनकी तरफ से वैसे बड़ी अहमियत होती जहांगीर तरीन को और असद उमर को भी और अलीम खान को भी, लेकिन ऐसे मज़ाकरात और पार्लियामानी बातों के लिए वो शाह महमूद कुरैशी को भेजते हैं आगे, जहाँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू चलता दिखाई देता है। बहरहाल अब ये पार्लियामानी अमल भी शुरू हो जाएगा, एक बननी शुरू हो जाएगा नक्शा जिसमें ये काम होगा। उधर नवाज शरीफ की तरफ से आज ऐलान आया है कि वो लंदन जा रहे हैं अपने तिब्बी मायने के लिए, इलाज के लिए, और 2-3 हफ्ते वहाँ रहेंगे और फिर उम्रा करते हुए आएंगे। अच्छा, उनका उम्रा भी लंबा हो सकता है। इस पूरी सूरत हाल से लगता है कि वो बड़े इत्मीनान के साथ मुल्क से बाहर जा रहे हैं। फ़िलहाल कोई ऐसा सीन नहीं है, रोज़े शायद आराम से गुजरें, बेहतर लोड शेडिंग का मसला भी पैदा हो जाए और कुछ खुश कर दे लोगों को। लेकिन लोड शेडिंग आवाम की हद तक से खासी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी बिजली इंडस्ट्री को दे रहे हैं और ठीक तौर पर दे रहे हैं, गलत नहीं दे रहे। इन्होंने जो पॉजिटिव बात की है क्योंकि लोड शेडिंग का दुरानिया ही कम नहीं किया डोमेस्टिक यूज़ के लिए, बल्कि इंडस्ट्री को 24 आवर के लिए, बहुत सी इंडस्ट्री जिसको मिल रही है, कुछ को 20 आवर के लिए मिल रही है। पेंडिंग जो हमारे तो ये सारी सूरत हाल जो हैं वो गालबन जाएंगे, उम्रा करेंगे, आराम से आएंगे। उतने अरसे में अपोजिशन भी कुछ तकरीरें वगैरह करेंगी, कुछ असम्बलियों में बैठ के बातें करेंगी, कुछ TRO तैयार करेंगे, कुछ मामले को आगे बढ़ाएंगे। ईद के करीब ये आएंगे या ईद के दरमियान, रोज़ों के दरमियान ही आएंगे। हालांकि उम्रा तो ये तीसरे हफ्ते में गुजारते हैं वहाँ जो आम तौर पर, और उसके बाद ये जो मामला किस तरफ जाएगा वो फिर मतलब कम अज़ कम पनामा लीक्स एक दूसरा रुख इख्तियार।
आज जो उन्होंने 70 सवालात किए हैं, उसने कहा कि न्यूजीलैंड में ज़मीन खरीदी, फ़लाँ जगह खरीदी, इन्होंने अपने पैसे ट्रांसफ़र किए, फ़लाँ के नाम से किए, फ़लाँ के नाम से किए और फ़लाँ तरीके से किए। 43 लोगों के नाम दे दिए जो शरीफ फैमिली के हैं, जिनके ज़रिए से पैसे हवाला से, हुंडी से ट्रांसफ़र होते रहे। अच्छा, ये सारी बातें बड़े ठोस किस्म के इल्ज़ामात हैं, लेकिन वही ज़ाहिर है कि जो सिस्टम चल रहा है यहाँ हमारे यहाँ दुनिया में भी चल रहा है, उसके तहत इसमें कोई पकड़ और गिरफ्त जो है बहुत आसान नहीं हुआ करती। बहरहाल उन्होंने एक बुलंदा इल्ज़ामात का जो था वो जारी कर दिया है। वो पनामा लीक्स पे नहीं है, वो पूरे मुल्क के मामलात पर है। अब ऐसा ही पलंदा मेरा ख्याल में सभी के बारे में आना शुरू हो जाएगा। हलीम खां के बारे में कुछ आएगा, कुछ जहांगीर तरीन के बारे में आएगा। अब तो वो एक लतीफ़ा चल गया ना कि रिश्ता आया, कल सुनाया था शायद मैंने लतीफ़ा, वो किसी लड़की का रिश्ता आया तो लड़के वालों ने आके लड़की वालों ने पूछा कि भाई ये जो लड़का है यहाँ इसके वालिद हैं, या आप लोग जो हैं रिश्ता लेके आ गए हैं, आप लोगों का नाम पनामा लीक्स में आया है? उन्होंने कहा नहीं, वो तो नहीं आया। उन्होंने कहा फिर रिश्ता नामंजूर। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनका नाम पनामा लीक्स में ना आए। अच्छा सर, इसकी तश्कील कैसे होगी? पार्लियामेंट जो कमेटी बनाई जा रही है, वो स्पीकर उसमें मुख्तलिफ लोगों को साथ रहेंगे उनके। अगर गवर्नमेंट के लोग ज्यादा हुए तो फिर वो दोबारा होने तो गवर्नमेंट के ज्यादा चाहिए। इसमें तो जितनी गवर्नमेंट के जितनी रिप्रेजेंटेशन उतने हुआ नहीं करते। अफाम तफहीम के लिए ज्यादा रखे नहीं जाते, लेकिन असूलन तो अगर इस तरह देखा जाए कि असेंबली में अगर उनकी 2/3 अक्सरियत है तो 2/3 उनके लोग होने चाहिए, 60% और 60% होने चाहिए। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ भी होगा, हिज़्ब इख्तिलाफ में भी हुकूमत के लोग हुआ करते हैं और हुकूमत में भी बहुत से लोग हुआ करते हैं। बहरहाल ये एक बन जाए, ये कोई ये उस तरह जिस तरह इशू हमने बनाया है अब उस तरह ये बनता दिखाई नहीं देता। अच्छा, अब ये मैं बात फिर रह जाएगी, लेकिन इसी के साथ कुछ खबरें ये भी आई, मसलन अमेरिका से खबर आई है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, अहले सियासत जो हैं, वो अपने इख्तलाफात ख़त्म करें। मतलब ये एक तरह का मैसेज आया है कि भाई आप सियासी मामलात को आपस में तय करें, ये बुरी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, हमें भी इससे तशवीश है। वो जो चीन में हमारे चीफ ऑफ स्टाफ गए हैं, यहाँ तो तरह तरह की खबरें आती हैं। चीफ ऑफ स्टाफ चीन में गए हैं, अच्छा क्या पूछने गए हैं गोया कि हुकूमत का तख्ता उलट दूँ, जहाँ वो कहने लगे हैं कि सी पैक जो मनसूबा है ये तो हम चला लेंगे फ़ौज बड़ी अच्छी तरह, आप फिक्र नहीं करें, इसकी छुट्टी करा दें। मतलब इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं जैसे बाहर के मुल्कों के साथ हमारा जो रूटीन का राब्ता भी है, आना जाना भी है, अगर वो फौजी हलकों से हो तो उसके और माने हैं और दूसरे हलकों से हो तो उसके दूसरे माने गिने जाते हैं। बहरहाल वहाँ से भी खबर आई है कि हम पाकिस्तान का मुस्तहकम देखना चाहते हैं और ये कि आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हुई हैं और इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई हैं, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, हाँ कल को साहब कह रहे थे वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात क्यों हुई? वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी मिल सकता है तो फिर वो भी मिल सकता है, भाई ऐसी कोई बात नहीं। और चीन यानी दूसरे मुल्कों के सियासी मामलात में दखल नहीं दिया करता, ये बात अच्छी तरह हमें याद रखनी चाहिए। लेकिन पता नहीं ये अब बाहर जा रहा है, सी पैक बना रहा है और जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहाँ अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो हैं बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। हो सकता है कि उसको भी आदत पड़ जाए इस तरह दखल अंदाजी की और मामलात को निपटने की, लेकिन फ़िलहाल मामला ऐसा नहीं है। और वहाँ से भी अच्छी खबरें, अमेरिका से भी अच्छी खबरें। नवाज शरीफ भी इत्मीनान के साथ या बीमारी की हालत में बाहर जा रहे हैं, उम्रा करके आएंगे और कमेटी भी बन रही है, तो ये एक गुडी गुडी सी कैफियत नहीं रखती। बस 7 सवालात को 70 कर दिया गया है। ये भी एक तरह का नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि वो 7 से 70 कर दिए, कल 700 कर देंगे आप, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मामले को सही तौर पर हिट करना चाहते हैं। 5 हफ्ते पहले की सिचुएशन पे नहीं चलेंगे, दोबारा से TOR, दोबारा से वही बातें, फिर वो सियासत का चक्कर ऐसे ही घूमता रहता है। वो जो होता है ना कोलू का बैल, जिस तरह वो चलता है, हाँ वो उस तरह चलता रहता है। सही। एक तरफ तो ये सूरत हाल है जिसकी तरफ मैंने ओवरऑल बहुत सी 2-4 चीज़ें ज़ाहिर किया है, और आज एक ख़बर छोटी सी ये भी है कि सऊदी अरब से हमें 5 करोड़ और 20 लाख डॉलर यानी कि 6 अरब रुपया जो है, तकरीबन 5.5 अरब रुपया, वो जो हमारे सलाब सरगान फलां की मदद की थी वो भी आ रहा है। अच्छा। मतलब अच्छी खबर है, सही तरीके से आ रहा है मुल्क से और खबरें पूछ लेंगे कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये तो अब जो चाहे करते जाएं। पिछले दिनों से हमारे यहाँ एक माइंड सेट बना हुआ है कि सऊदी अरब से जो बात होती है, हमारा एक तबका होता है उसके खिलाफ उठ खड़ा होता है, और अगर ईरान के हवाले से जो बात होती है उसके हवाले से दूसरा तबका उठ खड़ा होता है। और हमें यानी कि ईरान और सऊदी अरब के मसले में हमें जिस तरह डिटैच रह के अपना रोल अदा करना चाहिए था, ये जो लड़ने वाली लॉबियाँ हैं या प्रॉक्सी वार जो होती है वो हमारी जैसी कर रही है। आखिर तुर्की भी तो अपना रोल अदा कर रहा है ना, तुर्की भी तो कर रहा है। तुर्की ने बांग्लादेश में कितना स्टैंड लिया है। तैयब अर्दवान ने कहा कि यूरोप के लोगों को शर्म आनी चाहिए, मुसलमान मुल्क, उसने अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। और हम सिर्फ अभी इस बार इतना हमने कर्म किया कि सिर्फ हमने
गोया एहतजाज किया है कि साहब आपने फांसियां एक को मुतफ़िका लटकाई करारदाद भी हैं। कोई पेश और हुई मेरा है ख्याल इस में हवाले मैं से। तो बार बार ये बात कहता हूँ कि ये फांसियों का मसला पाकिस्तान की सियासी हुकूमत से ज़्यादा पाकिस्तान की फ़ौज की जिम्मेदारी होना चाहिए कि जिन लोगों ने वहाँ साथ दिया था वो फ़ौज के दस्तों बाजू थे। अब क्यों लोग क्या कहेंगे, लोग कहते हैं अगर खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में कोई अहद की मूवमेंट हुई तो लोग साथ नहीं देंगे पाकिस्तानी फ़ौज का या पाकिस्तान का, इसलिए कि ये लोग तो छोड़ के चले जाते हैं, फिर पूछते भी नहीं हैं, फिर चाहे बाद में आने वाले फांसियाँ लगा लें, हम क्यों ना साथ दें उन लोगों का कि जो लोग आज़ादी की मुहिम चलाते हैं या तजवीज़ पेश करते हैं। बहरहाल ये तो खैर दूर की सोच है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा भी नहीं है और हमारा एटीट्यूड भी उसके बारे में दुरुस्त दिखाई देता नहीं है जी। और इसको किस लिहाज से भी बेहतर नहीं कर सकता। सऊदी अरब से ये चीन से ये खबर भी आई है, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने 65 कितने मिलियन डॉलर जो है वो जारी कर दिए हैं ये मेट्रो ट्रेन के लिए। अच्छा। जो पैसे थे वो जारी कर दिए हैं। ये मनसूबा ऐसा ऐसा चल रहा था, गालिबन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने फ़ंड को डाइवर्ट करके उसको मोमेंटम दे रही थी। अब पैसे आ जाएंगे तो जो पैसे पंजाब हुकूमत ने खर्च किए होंगे बैंकों से लेकर इधर से, वो भी अदा कर देगी मेरा ख्याल में, और रफ्तार में भी तेज़ी आएगी। और रफ्तार में तेज़ी आएगी तो तवक्को की जा सकती है कि जून के बजट ईयर ख़त्म होने से पहले पहले खासा काम जो ना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। काम आप कुछ जगह से अदालतों की वजह से रुका हुआ है, कुछ और है, लेकिन तेज़ी से काम हो रहा है। इमारतें मुस्मार हो गई हैं, कई ग्राउंड्स में बुलडोज़र चला दिए गए हैं, और कई जगह से लगता है मसलन मैक्लोर रोड जो है खुद ही पड़ी है। यहाँ ये वो जगह है कि जगह कुछ अच्छा अंडरग्राउंड जाना है या कुछ होना है, तो ये सारी चीज़ें जो जिस तरह हुई है इसको तेज़ी से ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं कि आने वाले इस मनसूबे को छोड़ देंगे। तो लोगों की खुदकुशियाँ हो रही हैं। हाँ नहीं, आने वाले वो तो खैर एक वाक़या इस तरह का, वो तो वाक़या ये है कि जिस शख्स ने खुदकुशी की उसने कहा मेरा 2 करोड़ इसमें आ गया है, और खबर दे दी कि उसने, फिर दूसरों ने खबर दे दी कि उसके तो 4 घर ये हैं, 5 घर वो हैं, वो तो इतनी उसके वसाइल चीज़ें मौजूद हैं, इससे डिसहार्टन होकर खुदकुशी क्यों की होगी? किस्सा कोई और होगा, किस्सा कोई और होगा, और अंज ट्रेन की पहिए के साथ बांध के उसको चला दिया गया खाम का। यहाँ हो सकता हो भी, कुछ कह नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं आदमी को करनी चाहिए। अच्छा, कल एक और वाक़या हुआ है, इंपॉर्टेंट वाक़या है कि हमारे नैब ने छापा मारा है दफ्तर खारजा पर, उसके डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया, शफकत चीमा नाम। बदअनवानी का इल्ज़ाम है उस पर, कुछ पैसे खुर्द-बुर्द करने का कुछ और मामला थे। असल में जी जो हमारा ये एहतसाब का निज़ाम है, ये एक प्रॉपर होना चाहिए कि जब नैब छापा मारती है, जब FIA छापा मारती है, जब कोई और अदालत सामने आके छापा मारता है तो बड़ी क्राइसिस पैदा, और अगर रेंजर मारे तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। लोग कहते हैं कि ये फ़ौज इस अदारे के ज़रिए से अपनी वो कराची में अमूमन करते हैं। तो हमें एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए, अगर दफ्तर खारजा में कोई बदअनवानी हो रही है तो क्यों उसके अंदर कोई सिस्टम क्यों नहीं जो उनको पकड़ सके जी। हमने कानून ऐसे क्या बनाए हुए कि मुजरम जो है डार्लिंग ऑफ द लॉ हो जाता है जी। फ़ौज अपने मुजरमों को खुद पकड़ सकती है। अदलिया के बार इस वक्त दबाव पड़ा हुआ है कि आपने फ़लाँ जज का केस क्यों नहीं सुना, या फ़लाँ जज का केस क्यों सुन रहे हैं, और उसके खिलाफ ये चार्जशीट जो आई है उस पर गौर क्यों कर रहे हैं, या इतने लोग पेंडिंग पड़े हैं उस पर गौर क्यों नहीं किया जा रहा है। सारी बातें आ रही हैं। अदलिया के एहतसाब पर वकील चीख रहे हैं, फ़ौज के मामले पर दूसरे लोग चीखते हैं कि क्या हो रहा है। जहाँ इन मामला पर दफ्तर खारजा में छापा मारा है वो ठीक है, वो बाहर का अदारा छापा मारे, लेकिन पहले वहाँ एहतसाब का निज़ाम क्यों नहीं मौजूद है? वो अगर वहाँ एहतसाब का निज़ाम मौजूद हो, वो सारा करके पकड़ा के अगर किसी इदारे के सुपुर्द करना चाहें तो सुपुर्द करें। क्या क्या यानी कि सिस्टम है हमारे यहाँ, कोई एहतसाब नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। महकमों के अंदर जितनी करप्शन हो जाए, मैं कहता हूँ इस शहर में चले जाइए, कौन सा महकमा है जहाँ रिश्वत के बगैर काम होता? पहले सिफारिश के साथ होता, अब सिफारिश के साथ नहीं होता। सिफारिश के साथ रिश्वत आपको देना पड़ती है। मैं मतलब कल मैंने कहा था कि LDA से कोई नक्शा पास करके दिखा दे बगैर पैसे के, शहबाज शरीफ पास करके दिखा दे। और तो और वो कहते हैं ना, पटवारी को तो नवाब कालाबाग ही पैसे दिया करता था। इनकी हालत ये है। यहाँ एक साहब ने, एक शुगर मिल के एक साहब ने मुझे कहा कि आप कहते हो पैसे देते हैं, उन्होंने कहा जो हमने रिफ़ंड लेना होता है हुकूमत से, हुकूमत हमसे ख़रीदती है, चीनी ख़रीदती है बाहर के मुल्कों बेचने के लिए, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ख़रीदती है, तो उसके पैसे हमें 1 महीने के अंदर मिलना होते हैं। तो वो लेतोलात से काम लिया जाता है। उन्होंने कहा अगर आपने फौरी पैसे लेने हैं, फौरी चेक लेना है, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा हुकूमत की के जो लोग हैं, उनकी जो शुगर मिले हैं, वो इतना पैसा देते हैं, रकम भी उन्होंने बता दी, तो हम मजबूर हैं, हम क्या करें? जब हुकूमत पैसे दे के अपने काम निकलवाती है, हुकूमत के लोग जो हुक्मरान जो हैं, तो हम कैसे उसके बगैर चल सकते हैं? ये अजीब व गरीब माफिया है करप्शन का, जो मुल्क में दुनिया भर में जो राइज हुआ है। जिसका एक खबर और आ गई है जी कि जो मसूद अजहर है, इंटरपोल को रेड वारंट उसके जारी कर दिए गए। हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि हमसे पूछे बगैर कोई यहाँ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अच्छा, और राना सनाउल्लाह का कल बड़ा इंपॉर्टेंट सा बयान आया है कि मसूद अजहर
और जमीयतुल यानी जैश मोहम्मद और कस्टडी जमात दावा यानी हाफिज सईद साहब वाली तंजीम, इस पर तो पंजाब में पहले ही पाबंदी है। इसलिए ये दूसरी बात है। और एक फ़िक्रा उन्होंने बड़ा ही मानी खेज कहा कि जब स्टेट कुछ कामों में यानी कि मुलव्वस तो नहीं कहा मैंने कि कुछ भी कहें, स्टेट कुछ कामों में इन्वॉल्व रही हो, चलो कह लीजिए अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए मुलव्वस से बचने के लिए, वरना मुलव्वस ही कहा तो क्या किया जा सकता है। तो मतलब ये है कि ये स्टेट से उनकी मुराद क्या है, क्या कुछ इदारों की तरफ उनका इशारा है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये नैरेटिव जो आ रहा है ना जी, कि कोई ये करता है, कोई वो करता है, कोई ये करता है, कोई उधर लेकर चलता है। ओपन बैटल की तरफ नहीं जा रहे हम लोग। सनाउल्लाह साहब के बयान के बाद फिर उन्होंने ज़रबिया के बारे में कहा, फिर उन्होंने दूसरी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा जब ये हुआ था तो कहा था कि जी बड़े एक्शंस लिए जाएंगे, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिए गए। वो उन्होंने इशारे किए हैं। हाँ, इशारे वो चूंकि ढसे हुए हैं, उनको एक ज़माने में एक हमारे खुफिया अदारे ने उठाया था और उन्होंने अभी टीवी पे इन दिनों में भी कहा है कि मुझे उठाकर ये मेरे साथ किया गया था वगैरह वगैरह। तो वो डसे हुए हैं, तो वो इशारे कर रहे हैं कि शायद कुछ उस तरह के अदारे कुछ इस तरह के काम और कर रहे हैं। ये बोल्ड होकर कहने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ कुछ स्ट्रेटजी कुछ हुकूमत की बदली या क्या है, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है जो उन्होंने इख्तियार कर रखा है। और उन्होंने कहा अगर रियासत खुद मामले में मुलव्वस हो तो बड़े मामला जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, एक और ख़बर इस लिहाज से अहम है कि अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश हुआ है जिसमें पास कर दिया गया है कि सऊदी अरब जो था 9/11 के वाक़यात का ज़िम्मेदार था, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि कोई शख्स भी सऊदी अरब की हुकूमत के ख़िलाफ़ डैमेजेस का क्लेम कर सकता है कि मेरा बंदा मारा गया था यह 9/11 के वाक़यात में। लेकिन कहा जा रहा है कि सदर इस कानून को पास नहीं करेंगे, वीटो करते हैं। हाँ, लेकिन ये इसका इस हद तक आ जाना मामले का ज़ाहिर करता है कि क्या ताल्लुकात की नौइयत इस वक्त अमेरिका की और सऊदी अरब के साथ हो गई है और कहाँ तक पहुँची है जी। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और आखिरी खबर ये है कि गर्मी बहुत है जी, और 51 डिग्री लाड़काना में थी, जैकबाबाद में शायद 50 डिग्री थी। 51 डिग्री का मतलब होता है कि पहले हम गर्मियाँ जो थी, सर्दियाँ जो थी, वो फ़ारेनहाइट में मेयर किया करते थे। 51 जो है 123 फ़ारेनहाइट बनता है जी। मुझे याद है 116, 15, 14 फ़ारेनहाइट बहुत गर्मी हुआ करती है। और एक बार 118 थी, तो मुझे याद है कि बाहर, हालांकि अच्छे दिन थे, सेहत भी उस वक्त ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन बहुत एक यूथ का ज़माना था, लेकिन बाहर जाके सर चकराने लग गया था, मुझे याद आता है। और मैं भाग के छाँव की तलाश में निकला था कि यार बाहर जाना मुश्किल है। और जब आए तो पता चला कि आज गर्मी 118 थी, वो गैर मामूली थी। और 123 गर्मी तो पता नहीं क्या हाल होगा लोगों का। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। गर्मियाँ मैं तो कहता हूँ अल्लाह इसे इसलिए भेज रहा है कि गर्मियों के हिस्से की गर्मी पहले निकाल दी जाए ताकि रोज़े हम सुकून से गुजार सकें। बिल्कुल ये, लेकिन लोगों को बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। पानी की बॉटल्स हैं वो अपने साथ रखें, ताकि अगर आपको कोई ऐसा मसला हो तो आप फ़ौरन जो पानी का है उसका इंटेक कर सकें। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनसाइड। जी मीर साहब, आर्टिकल मज़े के आर्टिकल, पहले मैं आर्टिकल एक जो वेद प्रताप वेदक साहब हैं, मैं अमूमन इनके आर्टिकल नहीं पढ़ा करता क्योंकि मैं इनको 2 नंबर किस्म का आदमी समझता हूँ। इंडिया में भी ऐसे ही लोग समझते हैं और पाकिस्तान में भी आते हैं, बड़ा खूबसूरत सफ़ेद सा लिबास पहनकर वो बड़े बना के बात करते हैं, मुझे नवाज शरीफ से मिला दो, मुझे उससे कर दो। खैर वो बात छोड़ दें। उन्होंने बात लिखी कि वहाँ इंडिया में मोदी की डिग्री पर बात चल रही कि वो असली है कि जाली। सही। अच्छा, ये हमारे लोगों को ये नहीं पता कि डिग्री असली है कि जाली, ये वाली किस्सा ये वहाँ पर पैदा हो गया है। और वो उन्होंने उनके जो अमित शाह और अरुण जेटली उनके वज़ीर ख़जाना और वो तो उन्होंने डिग्रियाँ उनकी पेश की है कि देखिए ये BA की डिग्री है और ये MA। वो केजरीवाल नहीं है जो अवाम पार्टी का, वो उसने कहा कि डिग्रियाँ को, एक में इसका नाम नरेंद्र कुमार लिखा है, एक में नरेंद्र लिखा हुआ है, 77 में इसने पास किया, डिग्री 78 में जारी हुई वगैरह वगैरह। वो शिकायत आ रही है। वो कहता है कि नहीं देखो भाई, देखे डिग्री इसकी ठीक है, नाम तो ऐसे हो सकता है वगैरह वगैरह, बहुत से किस्से उसके साथ हवाले से वो बयान करते हैं। लेकिन यह है कि वहाँ भी डिग्री के हवाले से बहुत सी बातें चल रही हैं। लेकिन दूसरी बात जो उसका जिक्र उन्होंने किया है, जिससे हम खुश्कसाली कहते हैं, इससे वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, सूखे का ज़माना ज़्यादा है। सूखा यानी आम हमारी स्लैंग में इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में बहुत दिनों से एक तरह की खुश्कसाली का समा है और उससे निकलने की क्या सूरत है क्या नहीं है,
पानी पानी को लोग तरस रहे हैं, लोग शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं, जैसे थर के लोग करते थे ना, वहाँ शहरों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। देहातों में पानी नहीं है, नीचे पानी नहीं है, दरिया खुश्क हैं, सिटीज में नहीं है, और इसमें बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है। दरिया चनाब के पानी के बारे में उनके अज़ाइम और हो सकते हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद हमें जो बात गौर करनी चाहिए और गौर तलब है वो यही है कि हमें भी सोचना चाहिए कि हमने कितना पानी अपना समुद्रों में ज़ाया किया है। और 3 साल से बसन कराची में एक तरह की खुशहाली का समा है। इस साल कहते हैं शायद बारिशें होंगी और वो खुशहाली जो है ख़त्म होगी। ये तो एक डिग्री का मसला था, तो मैंने जाली और असली का तो मैंने कहा कि हम इंटरेस्ट है हमारे लोगों का असली और जाली डिग्री में, तो ज़रा इसका जिक्र कर दिया जाए। एक जो खुर्शीद नदीम का आर्टिकल है जो गलती है मज़ामीन के नाम से वो लिखना शुरू कर दिया है, और या मकबूल जान को उन्होंने टारगेट किया हुआ, लेकिन उनको टारगेट नहीं किया हुआ। टारगेट उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को किया है कि जिसको हम कहते हैं सियासी इस्लाम, पोलिटिकल इस्लाम, वेस्ट वालों ने नाम दिया है। वो कोई दीनी मामला है नहीं कि इस्लाम में वो उनके ख्याल में सियासत फ़ियासत नहीं होनी चाहिए। मुनाज़र हसन गिलानी की एक बात कोट करते हैं कि सियासत ही इस्लाम की रूह है। इस ख्याल की वजह से सारे प्रॉब्लम पैदा हो गए। मतलब लोगों का ख्याल है कि ये शिया सुन्नी जो इख्तलाफात थे फ़िकी तौर पर तो बाद में पैदा हुए, पहले एक सियासत थी और बहुत से खारजियों ने क्या किया, फ़लाँ ने क्या किया, और यानी कि ग्रोह कैसे बने। अच्छा, ये तो एक नेचुरल बात है भाई, और इसका होना हजूर के ज़माने में भी था कि अब हर कबीला अपनी कबीले के लिए बेहतरी के लिए चाहता था, मदीना अपने लिए, मक्का अपने लिए। और जो मैं लंबी बात में नहीं जाना चाहता, उसमें बहुत नाजुक पहलू भी आ जाते हैं। उन्हें कहा कि ये जो आज सियासी इस्लाम जिसे हम कहते हैं, पॉलिटिकल इस्लाम, ये दरअसल उसी ख्याल का तजदीद व इहया है, यानी कि ये जो ख्याल पैदा हुआ था। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वो गोया उस ज़माने में जो सियासत को बेस बनाने की बात हो गई थी मुसलमान, जिसकी वजह से कई मामला तो उलझे, वो उसकी वजह से सारी मुसलमानों में ख़राबी पैदा हुई। और आज भी जो पॉलिटिकल इस्लाम है उन्हीं बातों का शाखसाना है, ये कहा उन्होंने गोया। और दूसरी बात कही कि उस ज़माने में उसको खरूज कहते थे, आज इनकलाब कहते हैं। ये बहुत बड़ा मुगालता पैदा करने की बात है। यहाँ आप इनकलाब को नहीं समझे या आप खरूज को नहीं समझे। अच्छा, खरूज का मतलब है कि हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बगावत करना। बगावत और इनकलाब में बड़ा फ़र्क हुआ करता है, पहली बात ये समझे। और इनकलाब का मतलब है कि किसी तब्दीली के लिए आप पुरजोश होकर काम करना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। और इस बात को समझना चाहिए। इनकलाब पर मैंने भी 5-6 कालम एक किस्त लिखे थे, अब कहाँ निकालूँ, कहाँ दिखाऊँ, कहाँ पेश करूँ उनको। लेकिन ये है कि ये इनकलाब और खरूज को एक करना, इमाम अबू हनीफा ने खरूज की मुखालफत की हुई है। अच्छा, जिस पर कुछ लोग कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा जो हैं वो जिस तरह इमाम तैयमा दूसरे लोग जो आए थे एक्टिव होने के कायल नहीं थे। लेकिन उसको कुछ भी किया जाए, लेकिन इन लोगों ने खरूज को इनकलाब कह के, उन्होंने कहा कि हजूर ने तो कहा था कि जिस मुल्क में नमाज कायम हो जाए हुक्मरान करने दे, उन हुक्मरानों के खिलाफ बगावत ना करो। देखो, एक ऐसा निज़ाम कि जो तलपट ना कर दे माशरे को, उसकी तलकीन की गई है। और साथ में कहा कि नहीं, आप हुक्मरान को बदल भी सकते हैं, उसकी तब्दीली भी ला सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन उसकी शराइत हैं और खरूज की भी शराइत हैं वगैरह वगैरह। और जो अतात का हुक्म है समाजी हैसियत से है, सियासी हैसियत नहीं। उलुल उम्र मिनकुम की अतात जो गोया समाजी हैसियत से तो नहीं है भाई, किसने कहा समाजी हैसियत से है। अच्छा, ये लोग जो हैं वहीदुद्दीन अहमद या जवेद अहमद गामदी साहब बड़े मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, नस्तलीक लोग हैं, गहराई में जाते हैं, लेकिन बहुत सी थिंकिंग के लिहाज से इनसे इख्तलाफ मुमकिन नहीं, लाजमी है कई मेरे हवाले से तो, और हम करते भी हैं। अब ये केस ये बना रहे हैं कि जी आप जिस इनकलाब की बात करते हैं कि दीन जो है कुव्वत नाफजा का नाम है कि नाफज किया जाए, तो ये तो उन्हें का नमाज पढ़ने के जात। अच्छा भाई बात सुनो, नाफजा का नाम नहीं है, ज़कात से इनकार कर दिया था ना, तो क्या किया था अबू बकर सिद्दीक ने, मुसलमानों ने क्या किया था, पहली लड़ाई क्या हुई थी, मुनकरीन ने ज़कात के खिलाफ तलवार उठाई गई थी। रियासत के कानून सिर्फ अमल दरामद नहीं हुआ था, तलवार उठाई गई थी, जहाद किया था गया था। खालिद बिन वलीद से लेकर जाने किन किन की तलवारें उसमें टूटी भी थी और चली भी थी। कुव्वत नाफजा इसी को तो नाम है। रियासत अगर ये कुव्वत नाफजा नहीं रखती, समाज का पहले तो समाज बहुत छोटी चीज़ है। समाज के ऊपर एक रियासत का निज़ाम उसको समाज को कंट्रोल करता है। अगर रियासत के निज़ाम को हटा दें तो समाज अनारकी है। और समाज की असल रूह जो अंदर है वो समाज नहीं है, वो तहजीब है, जो उसके अंदर बहती हुई रूह है। आप तहजीब को नज़रअंदाज करते हैं, आप रियासत को नज़रअंदाज करते हैं, आप समाज को लेकर बैठ जाते हैं। इतना काम तो इश्तराकी भी नहीं करते।
जो समाजियात को बहुत अहमियत देते हैं। बहरहाल इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और मेरा मसला ये है कि एक तरफ अगर औरिया मुझे दाइश की तरफ ले जाएगा और ये मुझे तबलीगी जमात के किसी या तबलीगी जमात से भी ज़्यादा किसी सूफ़ी खानका में बैठा देंगे, तो हालांकि उसका कायल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? यानी आप कहते हो दीन का मतलब सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, और वो कहते हैं दिल का मतलब तलवार अच्छा, उठाना है। ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं इनकलाब हमेशा सुर्ख होता है, लाल होता है, ये इनके बारे में बस अब आपने क्या ही दिया? वो उस बहस में ना मुझे डालो, ये छोटा वक्त है और मैं कहीं शुरू हो गया तो लंबी बात हो वक्त जाएगी। का मैं मुकाबला अच्छा, अब एक कालम हुक्मरानों जुल्फ़िकार चीमा लिख रहे हैं सिंगापुर के बारे में, वो कि भाई वहाँ बड़ी कहीं गए हैं, वहाँ भी ये अदारा वो चला रहे हैं ना, जो एक तो पंजाब में है वोकेशनल का टेफ्टा, और एक मरकज़ में है ट्यूनक कहते हैं उससे, जो अदारा जो है न्यूटेक कहते हैं, जिसे टेक्नोलॉजी वो चीज़ें लोगों में आम करने के लिए चलाया जाता है। तो उसके लिए सिंगापुर में गए थे, तो वो उसके मॉडल को देख लोगों से पूछा कानून की हुक्मरानी क्यों है, आपके काम लोग हैं? उन्हें कहा बस वो क्या नाम है जो ली क्वान जू है, जो वो है, दलदल थी, जंगलात थे, उनके बाद ना तेल की दौलत थी ना अफराधी कुव्वत थी, उन्होंने 40 साल में मुल्क बदल के रख दिया, और अब वो मुल्क ऐसा है कि देखने के काबिल है। तो ये लीडरशिप किस तरह बदला करती है, क्या किया करती है, उसका उन्होंने गोया जिक्र किया है। फिर कुछ और बातें भी कही हैं जो मोती उर निज़ामी के हवाले से भी लिखा है, और एक पुलिस अफसर के बारे में, लेकिन बेहतर इस चीज़ के हवाले से बेहतर कादिर हसन ने आज बड़े मज़ेदार छोटा सा कॉलम लिखा है, बहुत मज़ेदार सवाल जवाब। उन्हें क्या, हमारे यहाँ पहला पुररौनक बादशाह जो था अयूब खान था, पुररौनक बादशाह, और उसके रत्नों में या मुशीरों में क्या क्या लोग शामिल थे, कुतुबुल्लाह शाह, अशफाक अहमद साहब हमारे, ये अशफाक अहमद, ये अशफाक हमारे फ़कीर सूफ़ी, और कुतुबुल्लाह शहाब का भी बड़ा चर्चा है, और उसके अलावा अल्ताफ़ गौहर, हाँ जी, हमारा दानश्वर ब्यूरोक्रेट, ये सब लोग शामिल थे, और उनको मशवरे भी देते थे, उनसे बातें भी करते थे। तो कहते उस ज़माने में मैं लैलो नहार में काम करता था, फैज़ साहब एडिटर थे, वो अयूब खान ने कब्ज़ा कर लिया उस पर, तो वो छोड़ गए, तो अशफाक साहब एडिटर हो गए। अब देखें ना, ये भी कहानी है हमारी। तो उस ज़माने में शायद एक पता चला था कि सदर आली जनाब क्या कहने, ये सवाल जवाब क्या कहने, क्या सिखाया है, क्या पढ़ाया है, कुतुबुल्लाह शहाब क्या जब उस ज़माने में भी ये बहस चली थी, सवालत उठा रहे थे, अयूब खान उठाते थे, जवाब मिलते, बहुत एक उन्होंने कहा कि उस ज़माने में ये मामला था, और आज भी लगता है यही मामला है, और आजकल भी यही सूरत हाल पैदा हुई है। और कौमी असम्बली जो है कि पूरी कौम की गोया बैठक है, पूरी कौम के नुमाइंदों की बैठक है, इसे आबाद रहना चाहिए। ये आबाद रहेगी तो कौम आबाद है, वरना बर्बाद है। तो मतलब ये है कि सारी बातें हुआ। उन्होंने एक चीज़ और कही कि खुशहाली और दौलतमंदी का फ़र्क हम कर नहीं पाते। हम तो खुशहाली को भी दौलतमंदी गिन लेते हैं, और दौलतमंदी का मतलब होता है कि डर्टी मनी, गंदा पैसा। तो हमारे यहाँ आजकल दौलतमंद होना कोई अच्छी निशानी नहीं है, करप्शन की निशानी बन के रह गया है। तो छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों के ज़रिए हारून रशीद साहब ने जी, कसम है ज़माने की, लिखा है जी कि 2013 में अदारों ने, एजेंसियों ने कहा था कि 90 या 91 सीटें ले रहा है इमरान खान। अच्छा, इलेक्शन के चंद दिन पहले ये सीटें 40-45 तक आ गई थी। उन्होंने कहा गलत लोग चुने, उन्होंने नुमाइंदों का गलत इंतखाब किया, लोगों ने पैसे दे के गलत लोगों को टिकटें दी वगैरह, इर्द गिर्द गलत लोग इकट्ठे हो गए हैं, और वो लोग कुछ और कहते हैं, और वगैरह वगैरह। और ये हो गया कि उसके बाद जब बाई इलेक्शन आए तो सीटें गलत दे दी। पेशावर की सीट हार गए जो इमरान खान ने जीती हुई थी, वो कहते हैं ये परवेज़ खट्टक के कहने पे मैंने दिया था। और लेकिन मियाँ वाली का सीट पे आपने किसको, वो तो आपने अपनी मर्ज़ी से दी थी ना, वो भी आप हार गए। तो इस तरह की वो जो बहुत सारी बातें हैं। और उन्होंने कहा कि उधर जो नवाज शरीफ थे वो निसार के ज़रिए, शहबाज के ज़रिए फ़ौज को भी देख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहे थे, और वगैरह वगैरह देख रहे। आज के लोगों ने 3 ऑप्शन है इस वक्त, कोई नहीं है, एक मार्शल लॉ, एक टेक्नोक्रेट की हुकूमत, और तीसरा नए इंतखाबात। ठीक, अच्छा जनाब, वो कहते हैं यानी कि ये लाजमी है, यहाँ तो मार्शल लॉ लगेगा, यहाँ टेक्नोक्रेट की हुकूमत आएगी, और यहाँ नए इंतखाबात होंगे, होना ही होना है। अच्छा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन ये है कि लोग इस बात पे तुल गए हैं कि ये गोया एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है एज फार एज द शरीफ फैमिली इज़ कंसर्न। और अब ये है कि ये निज़ाम समेटा जाएगा, या क्या किया जाएगा, या कुछ किया जाएगा, ये होने वाला है जी। लेकिन बहरहाल इस बात को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। एक आर्टिकल है डॉक्टर मंजूर इजाज़ का जी, वो सरमाए की कोई कौमियत नहीं होती, पैसा वहाँ जाता है जहाँ उसे जाना चाहिए। आजकल निज़ाम है, अमेरिका का पैसा चीन और हिंदुस्तान में जा रहा है, और पाकिस्तान का पैसा यहाँ क्यों रहेगा जब हालात ठीक नहीं है। तो
उन्होंने कहा ठीक है, करप्शन का पैसा तो बाहर जाएगा भी, लेकिन वैसे भी अगर मुल्क के अंदर पैसा वहाँ साजगार फ़ज़ा नहीं होगी तो उसने बाहर जाना ही जाना है। और ये पनामा लीक्स सारी जो बातें सोचते हैं, उन्हें कहा देखिए ना, हमारे यहाँ सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारे सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट, इस मोड ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से साथ ही एक निज़ाम भी पूरा बदलता है। उन्होंने कहा ज़री माशरा जो है ताजराना और किसी हद तक सनती माशरे में बदल रहा है, उसमें नए अमीर पैदा हो रहे हैं, नया अमीर तबका पैदा हो रहा है, अमीर और गरीब का फ़र्क तो बढ़ रहा है लेकिन नया तबका पैदा हो रहा है, उसके अपने तकाज़े हैं, वो अपनी तरह से काम करता है जी। और उन्होंने कहा ये सारा जो है, जब तक सियासी और माशी निज़ाम मुस्तहकम नहीं होगा, हम कोई इस सरमाए को पाकिस्तान आने की तरफ राग़ब नहीं कर सकते। बात ठीक है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जी नाराज़ हैं, लेकिन उन्होंने एक आज बात इंकशाफ तहरीर तौर पर पहली बार की है। पर्सनली मैं जानता हूँ कि एतजाज़ हसन मेरे पास लेकर आए थे, एक 10 पटिशन के मैंने तैयार किए चीफ़ के कहने पर। कहना मैं चीफ़ से मराद 2 होते हैं, जिन चीफ़ जस्टिस भी और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी। कहना मैं वर्दी वाला ही समझा वैसे। वो कहते थे इमरान इस पर साइन करें और मुकदमा करें, वो मेमो गेट वाला जो केस था। कहते कि इमरान ने उस वक़्त कुछ नाराज़ था जनक यानी से, और वो उन्हें कहा अच्छा हम गौर करते हैं, कह के बाहर चला गया। चंद दिनों बाद देखा कि नवाज शरीफ जो है ना यूनिफॉर्म पहने हुए, काला कोट पहने हुए अदालत में खड़े हैं। तो मुकदमा ये था, ये पटिशन जो थी तैयार की हुई एतजाज़ हसन की थी। तो एतजाज़ हसन पे भी उन्होंने कुछ किया। बाकी उन्होंने कहा कि सियासत जो पीपल्स पार्टी ने अपने कंट्रोल में ले ली है, यानी PTI की छुट्टी कर दी गई है उन्होंने। और प्राइम मिनिस्टर का खिताब जो था उसमें कहते बहुत से काम कर सकते थे, जवाब दे देते तो जो उन्होंने नहीं दिए। वो जवाब क्या देते वो, यानी कि इस जगह तफसील से जवाब देना तो पार्लियामानी में तो पॉसिबल नहीं है। वो वही कहते जवाब कह रहे हैं, ठीक। वो 7 सवालों को जवाब देते, वो 70 लेकर ही आते। वो 70 सवालों के अब जवाब दे देंगे, वो 700 लेकर ही आएंगे। तो ये तो खेल तो इस तरह तो नहीं चलने वाला जी। मेरा वक्त ख़त्म हो गया जी। 2 आर्टिकल मेरे पास हैं, हिलेरी क्लिंटन के हवाले से और ट्रंप के हवाले से। एक एमा रोलर का है, दूसरा एलियट ए कोहन का है कि खारजा पॉलिसी के हवाले से या अमरीकियों की सोच असल में अपनी रूह के अंदर अब वो होती जा रही है जो ट्रंप की सोच है। आपको एक्सेप्टेबिलिटी उसको मिलनी शुरू हो गई है, कितनी मुखालफत आपको मिलनी शुरू हो गई है। हिलेरी क्लिंटन को एक कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू और अमेरिका की एक तरह का स्टेटस को तो नहीं कहा जा सकता। वहाँ का नौजवान जो है वो सैंडर्स के साथ था, वो हिलेरी कैसे उनको विन ओवर करती है, रिपब्लिकन को कैसे करती है, डेमोक्रेट को कैसे कहती है, ये एक टसल चल रही है जिस पर बहुत से आर्टिकल आ रहे हैं। हम तस्करा करते रहते हैं, कभी मौका मिला तो तफसील के साथ इन बहुत सारे आर्टिकल के हवाले से अमेरिका के आने वाले इलेक्शन की धुंधली सी एक तस्वीर देखेंगे, कोशिश बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप इजाज़त दें तो अब एक ब्रेक ले लेते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज इनपुट में हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आफ्ताब गुलसा, बहुत ही रेनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। हैंडेड ओवर टू यू। खूब मजा आएगा। आफ्ताब गुलसा बड़े दबंग बात भी करते हैं, लेकिन सोच समझ के करते हैं। ऐसे नहीं कि आपने बात कर दी, लफ्ज़ बोलते रहे, अंदर कंटेंट नहीं हुआ। बड़े माशाल्लाह जम के बात करते हैं। आज उनसे बात करते हैं। मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि इनकी राय खास तौर पर हमारे लिए बड़ी कीमती होगी। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब गुल साहब। मीर साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है जी। क्या हो रहा है जनाब? कल वो असेंबली में भी नहीं मैं आपसे मीर साहब, क्योंकि मैं तो आपसे बिल्कुल एक इनफॉर्मल बात करता हूँ, मैं कोई वो उनमें तो होने वो जो पैनलिस्ट होते हैं जी जी, मैं आपसे अर्ज करूँ, अगर आपको याद हो 1968 में जी, जब अयूब खान साहब के खिलाफ एजिटेशन पूरे जोरों पर थी, ठीक है, तो भुट्टो साहब उस वक्त इमर्ज कर रहे थे फ्रॉम फ्रिंज के ऊपर से एक मेजर कैंडिडेट के, एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे। आपको याद होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कॉल की अयूब खान ने। भुट्टो साहब रिफ्यूज टू अटेंड दैट कॉन्फ्रेंस क्योंकि उनको इत्तला मिल चुकी थी कि मुजीबुर रहमान नहीं आएगा। इमरान खान ने कल अपने परसों या कल जब भी, मेरा तो भाई वो दोस्त है, उसके पीछे खड़े होके, वो क्या है वो, मेरा उसका नाम भी मुझे नहीं आता, वो मुस्लिम वाला इकबाल शाह के खुर्शीद शाह जो है, उसके पीछे खड़े होकर और अपने जो वेट है पीपल्स पार्टी के पीछे डालकर, मैं समझता हूँ इतनी पॉलिटिकल माइलेज यूज की है कि आप सोच नहीं सकते। ये वक्त आपको आने वाला वक्त पता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल, याद रखिएगा, किसी तरीके से भी इस निजाम को के अंदर कोई तब्दीली लाने के हक में नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी, जो सबसे ज्यादा मिसडिमीनर, जो सबसे ज्यादा करप्शन जो की है वो उन्होंने की है, जो एक सेकंड में पकड़ी जानी।
देखिए ये आप लोग तो जरा देखें ना, आपकी प्रॉब्लम ये लोग, मैं आपको कह रहा हूँ मीर साहब, जी जी जी। आप छोटे मोटे चोर कहते हैं वो भाग गया, वो फलान हो गया, वो किसी ने ये सवाल ही नहीं कभी पूछा कि तुम आधी कैबिनेट उनकी वलायत दौड़ गई है। जरदारी साहब, तो मैं कहता हूँ जी जरदारी साहब अगर महीने के अंदर ही पाकिस्तान आ गए तो मैं समझूंगा मुझे किसी बात का ही नहीं पता। लेकिन कमाल ये है, कमाल कंप्लिसिटी है आप तमाम लोगों की, इसमें मीडिया भी शामिल है। ये टाइयां लगा के जो लोग आते हैं और टीवी पे पोली पोली उर्दू में गुफ्तगू करते हैं, भाई बात सुने, आप पूछे तो नहीं है कि पाकिस्तान कैसे संगीन उसमें से गुजर रहा है, क्राइसिस में से गुजर रहा है, और आप उनको वहां लेके आप वहां बैठे में हैं। कभी मैं वहां जा रहा हूँ, कभी मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। इसी फॉर यू पीपल इट इज पार फॉर द कोर्स कि अगर एक आदमी है जिसके खिलाफ इस किस्म के सीरियस एलिगेशन है, वो मुल्क छोड़ के चला गया तो चला गया। क्योंकि देखें यहाँ दो किस्म के लोग हैं, एक मेरे किस्म के कमी कमीन है और एक इन जैसे लोगों के लिए हुक्मरान है। तो उनके लिए एक सेपरेट आपने सारा सिलसिला बनाया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी बिल्कुल नवाज शरीफ साहब से, मैं समझता हूँ जी पीपल्स पार्टी भी अगर शामिल है रेजिग्नेशन के उनके डिमांड में, तो मैं समझता हूँ वो गलत कह रहे हैं। रेजिग्नेशन उनसे नहीं बनता मांगना। तो मीर साहब फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, 74 से बड़ा कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हुक्मरानों का कभी नहीं आया वाटर गेट से, ठीक है जी। लेकिन nobody asked for Nixon's resignation before it became clear before the Senate and the Supreme Court कि ये इन्होंने जो भी बुरा काम किया हुआ, ठीक है, नहीं हम इल्जाम लगाकर तो आप नहीं मांग सकते ना किसी से, ये तो गलत बात है। लेकिन इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए थी, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी इनडिफेंसिबल पोजीशन है उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब की सूरत हाल को देखते हुए। लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ है सुबह कि जब इमरान खान को मैंने कल देखा कि वो खुर्शीद शाह जैसे आदमी के पीछे, ये तो एक इंसर्जेंट कैंडिडेट था। इमरान खान मेन स्ट्रीम का पॉलिटिशियन नहीं है, ना ही वो कभी बन सकता है अगर उसका ख्याल है कि वो मेन स्ट्रीम का, वो तो डिसिडेंट इंसर्जेंट कैंडिडेट है। भुट्टो जिस तरह था, भुट्टो साहब आपके सामने हैं, आरटीसी बन गई, पीडीएम बन गई, नसरुल्लाह खान साहब आ गए, दलसाना साहब आ गए। भुट्टो साहब ने कहा नहीं, मैंने अपना रास्ता करना है। वो उसमें नाकाम भी हो सकते थे, लेकिन ही सक्सीडेड। तो ये रिस्क लेनी पड़ती है, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप असेंबली में भी जाएं, आप टीवी पर भी जाएं और आप फिर उसके मजे भी लें। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। तो मुझे उसकी काफी है, बाकी सर ये इसमें कुछ ही नहीं करना। आपका मतलब है कि खुर्शीद शाह ने उनके साथ हाथ कर दिया? कुछ लोग ये कहते हैं कि वो उन्होंने 1 मिनट में अजलास का खात्मे का बाइकाट कर दिया और तकरीर भी नहीं की। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया उस वक्त देख रहा होगा, दुनिया चाहती होगी कि इमरान बोले। इमरान के पास पलंदा भी था बकौल उसकी पार्टी के अरकान के, और बहुत कुछ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका और बाहर आना पड़ा उसे। तो आपके ख्याल में ये ट्रैप हो गया या? ये तो जी मीर साहब ये तो माइक्रो बातें हैं डिटेल्स की, जो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। बाहर से कुछ तय करके आए। इमरान खान को मैं इतना ही ज्यादा ही जानता हूँ, बहुत ज्यादा लोगों से ज्यादा जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो खेलता था, मुझसे छोटा भी है, मेरे साथ वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। इमरान खान स्पॉटलाइट को छोड़ने वाला आदमी नहीं है। इमरान खान हॉप करता है स्पॉटलाइट। वो भाई इमरान खान ने जिस तरह मीकली उसने कहा चले जी ये बात करने, वो क्या बेचारे ने बात करनी है। खुर्शीद शाह ने, खुर्शीद शाह के अपने क्रेडेंशियल जानते हैं। जिस दिन इस फौज को और इस हुकूमत को ये समझ आ गई कि खुर्शीद शाह साहब जो हमारे काम के नहीं है, तो आप देखेंगे कि वो किस किस्म के उनके ऊपर इल्जाम लगेंगे। जो लंदन की प्रॉपर्टीज इनकी हैं ब्राइटन के अंदर, वो कुछ सोच ही नहीं सकता। लेकिन ये मैं आई डोंट वांट वो मौज करे प्रॉपर्टीज के साथ। इमरान खान ने इसमें से अगर कोई पॉलिटिकल माइलेज बनानी थी, ये नहीं है कि केपीके में खराबी हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने इनिशिएटिव जो था इसके अंदर वो खो दिया। और वो एतजाज आसन जैसे लोगों के पीछे जो, मैं क्या अब उनको कहूँ छोड़ें, और ये खुर्शीद शाह साहब के पीछे खड़े हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि वो मार खाते हैं। अरे वो देखें ना जी, आप केपीके इनके पास है, नवाज शरीफ वहां जाके ऐलान करते हैं कि अब आइंदा इलेक्शन में केपीके भी इनके पास नहीं रहेगा। अब ये लोग देखें, सारी इस पूरी मूवमेंट के बाद सूरत हाल ये है कि एक कमेटी बन रही है, ये लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हो रहे हैं, खुर्शीद शाह भी, सभी लोग शामिल हो रहे हैं। नवाज शरीफ 2 हफ्ते के लिए लंदन जा रहे हैं इलाज के लिए, वापसी पे उमरा करते हुए भी आएंगे। अच्छा, लगता है कि सब रावी चैन दिखता है? जितना हंगामा था उन्होंने 70 की बजाय बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मैं आई वांट टू स्टिक माय नेक आउट। आई थिंक कि नवाज शरीफ हैज रिडन द स्टॉर्म। ये वो इस खतरे में से जो इमीडिएट खतरा था उसको वो सरवाइव कर गए हैं। वो किस तरह किया है, किस तरह नहीं किया, उसमें उनकी ताकत है या इनकी कमजोरी है, ये एक बहस की बात है। लेकिन मैं भी आपने बिल्कुल सही कहा कि अब वो उसी तरह अपने आप को ज्यादा सिक्योर समझते हैं कि अगर मैं चले भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं है। अच्छा, वो एक अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया है,
अमेरिका की तरफ से बयान आ गया कि भाई अपने मामलात, इख्तलाफात सियासी जमातों को पाकिस्तान की तय कर लेने चाहिए। चीन से भी आ गया कि हम मुस्तहकम पाकिस्तान के बड़े हामी हैं और ये यहाँ हम सी पैक। तो लगता है कि कुछ हालात कुछ यहाँ तो बदल गए हैं, यहाँ ये इससे निकल गए हैं, क्या क्या लगता है आपको जी? नहीं, मैं ये समझता हूँ जी, आपने जो बात, ये दोनों बातें की, चीन का भी कहा। देखिए, अब चीन हमारा कोई रिश्तेदार है, वो क्या है, चीन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना। साहब सॉरी, मैं 1 मिनट ले रहा हूँ आपका। नहीं बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चीन के साथ हमारे क्या ताल्लुक है? ना चीन की हमारी नस्ल एक है, ना हमारा मजहब एक है, ना हमारी जबान एक है, ना हमारा कल्चर एक है, ना हमारी तहजीब एक है। हम कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उनकी भी बेहतरी, उनको हिंदुस्तान से खतरा है, हमें हिंदुस्तान से खतरा है। वी हैव अ कॉमन एनिमी, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। वो जो जॉन से सारे ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन के जो सी वेज है, जिसके ऊपर अगला ट्रेड चलना है, उस पर चीन भी कंट्रोल करना चाहता है। ये हिंदुस्तान ने तो कर लिया अमेरिका से। लिहाजा आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो है वो प्राइमरी नहीं है। हम बेशक बनाते रहे कि नहीं चीन हिंदुस्तान, हम और चीनी भाई भाई हैं। और किस बात के हम भाई भाई हैं भाई? स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। आप मेरी उम्र के हैं, तकरीबन छोटे होंगे या बड़े, मैंने क्या था मीर साहब, आपको याद होगा क्यू एन लाई साहब 1958 में दिल्ली गए थे। मैं बहुत छोटा था, मुझे अब तक याद है, हिंद चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। एंड बाय 1960 उसी नीफा के अंदर वो झगड़ा हो चुका हुआ था। वो ये मुल्कों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, उसके अंदर ऐसा तो नहीं है। वो नेहरू साहब ने एक फजूल सी एरोगेंट सा बयान दे दिया बैंडन कॉन्फ्रेंस में जाके कि मैंने अपने फोर्सेस को कह दिया वहां पे जरा क्लियर कर दे बॉर्डर को। उन्होंने कहा मैं तुझे दसना क्लियर करना है। अभी तक हजारों मील जो टेरिटरी है वो अंडर चाइनीज कंट्रोल है, जो हिंदुस्तान की। बहस ये नहीं है, बात ये है, आप बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अमेरिका वगैरह जो होता है उनके बिल्कुल इंटरेस्ट, बल्कि अमेरिका तो प्रेशर ये डालेगा कि आप अफगानिस्तान से अपने ताल्लुकात ठीक करें, जो कि ठीक होते नजर नहीं आ रहे, जो कि इस वक्त ठीक होते नजर नहीं आ रहे। असल में तो इस तरफ लगाएंगे। ये पैनामा गेट होता है, आई थिंक दिस विल ऑल ब्लो ओवर, क्योंकि पाकिस्तान में कब करप्शन नहीं हुई, किसने करप्शन नहीं की? फकरुल का पहले साहब लोग भूल गए हैं, हार भूल गए हैं, पैसे देकर आप भूल गए। ये सारी बातें आती हैं जाती हैं। दिस विल बिकम पार फॉर द कोर्स कि मेरे और आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। तो आप जरा इसको मजे लें, इसका एंजॉय करें, लेट कर छोड़े, इस्तेफा करें। तो आपका मतलब ये है कि फिलहाल तो पनामा लीक्स के पूरे क्राइसिस से, बहरान से हुकूमत निकलती दिखाई देती है, लेकिन आने वाले दिनों में समझता हूं कि वो 1-2 दिन क्राइसिस में थी। अगर ये उसके पुश करके कुछ कर लेते, अब वो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ना, वो देखिए उनका जो हुकूमत का स्टैंड मॉरली भी नहीं ठीक था। देखिए सर, मैं आप मुझे कहें आफ्ताब बोल तुम चोर हो, तो मैं कहूँ यार तुम भी चोर हो भाई। पहले मैं अपना जवाब दे लूँ ना। जब इनको कहा गया कि आपने ये किया, उन्होंने कहा आपने भी ये किया। देखिए हमारे यहाँ डिबेट का जो स्टैंडर्ड है ना, जरा बुरा ना मानना, उसको आप लोग कंट्रोल करते हैं। ये जो आप बैठे हैं इसके ऊपर, चैनल के ऊपर, और चैनल पे जो लोग बैठे हैं, मैं इस मुल्क के अंदर कोई चीन से तो आया नहीं हूँ, मैं इन सबको जानता हूँ इनकी क्या औकात है, बेचारों की क्या नहीं है। छोड़े, ये सूट शूट पहन के तो नहीं बंदा बच जाता ना सारे सिलसिला, ये छोड़े। मेरा मतलब कहने का है कि ये इशू था उस वक्त हम लोग हट गए। अब मैं समझता हूँ कि आई थिंक नवाज शरीफ हैज रिडन द स्टॉर्म। ये यकीन जानिए, महंगाई का, बिजली का, ये सारे इश्यूज जो हैं ये दोबारा फोर फ्रंट आ जाएंगे। इस किस्म के मामला जो उनसे होते हैं तो डेवलप सोसाइटीज के अंदर हो सकते हैं भाई। कि कभी हिलरी क्लिंटन को अभी तक उन्होंने नहीं छोड़ा कि तुमने वो बेनवाजी के अंदर अपने पर्सनल सर्वर से ईमेल डाल दिया। आप सोचिए ना कि हिलरी क्लिंटन इज बाय फार द मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर टू बिकम द अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसको लेकर उसका कहीं झूठ उसका छोटा मोटा बोला वो नहीं छोड़े। और हमारे जो मर्जी कर रहे हैं, आज कुछ कह लें, कल कुछ कह लें, ये पार्टी, या आप जिन लोगों के नाम ले रहे थे मैं तो उनका नाम भी लेना, ये शाह महमूद कुरैशी हो गई या कोई और हो गई, ये सारे इनके फौजियों के बनाए हुए नवाज शरीफ के आगे पीछे फिरने वाले लोग हैं। अब उसे गालियां निकालते हैं, इनकी को वफात क्या, इनकी क्या कोई ना दयानतदारी है ना कोई बात है। नहीं साहब, क्या हो गया आपको? हैं आप बड़े समझदार। आप नहीं, मैं बहुत समझदार हूं और आप माशाल्लाह बहुत रहनुमाई कर रहे हैं। आप लगता है कि आपके हालात किस रुख जाएंगे आइंदा 2, 4, 6 महीने के अंदर अंदर? मैं समझता हूँ जी, अब मुझे सुना है तो 1 मिनट दीजिएगा। मीर साहब, नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का कोई नहीं, सवाए यकीन जाने जिस चीज को इन्होंने पसे पर्दा इस वक्त किया हुआ है, राहील शरीफ की जो रिटायरमेंट है, दैट इज गोइंग टू क्लिक द इशू। इफ ही रिटायर्स ऑन टाइम, आप ये समझना कि नवाज शरीफ इज इन द सैडल। अगर उसके अंदर कोई आगे पीछे चीचमीच होती है, जो कि मेरे ख्याल में इनेविटेबल है, जो कि नेचुरल जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेशन जो होती है इवेंट्स की, वो यही कहती है कि कुछ ना कुछ होगा इस मामले के अंदर। मेरे को इतना यकीन है, जिस तरह कि मुझे पता है, मैं सजाद मीर साहब
जो साहिवाल में रहते थे और वहां पढ़ते पढ़ते और बहुत पढ़ते पढ़ते लाहौर आ गए, इस तरह मुझे यकीन इस बात पे है कि इसका कोई ना कोई पिटारा खुलना है। वो किस वक्त खुलता है टाइमिंग का मुझे नहीं पता, मेरे पास वो क्रिस्टल बॉल तो है नहीं कि मैं वो कर सकता हूँ, वही तो नाजर नहीं मुझे होती कि भाई मैं पहले मुझे लेकिन पता है कि पाकिस्तान की जो पावर का स्ट्रगल है जो कई सालों, क्योंकि मैं आपसे मेरे साथ जल्दी से बात कह दूं, ये फौज जो है ये पिछली फौज नहीं है। इस फौज ने एक ऐसा ग्राउंड क्लेम किया है जो कि हमारा जो बर्थ राइट का प्रिंसिपल अप्लाई करता था फौज के ऊपर दूसरे मुल्कों में, टर्की में, अल्जीरिया में, इन मुल्कों में, वो पाकिस्तान की फौज को अवेलेबल नहीं था। पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान नहीं बनाया, ये रॉयल पाकिस्तान आर्मी सर्विसेज कोर आर्टिलरी कोर थी, ये 56 तक इंग्लिस्तान से ऑर्डर लेती थी। ये इन्होंने जो ज़र्ब आज़म के अंदर करके पाकिस्तान की जो सी सालमियत या जो भी आप कह ले उसके अंदर जो रोल प्ले किया है, मैं समझता हूँ इनके अंदर एक नया इनिशिएटिव आ गया है। ये अपने आप को असर्ट करते हैं, ये समझते हैं हम भी ठेकेदार हैं, तो थे तो डिफैक्टो तो पहले भी थे। अब मुझे समझता है कि इनकी जो मॉरल पोजीशन है, जो इनकी मॉरल पोजीशन है वो स्लाइटली इम्प्रूव कर गई है। ये डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब खुद ही शायद फैसला कर रहे हैं, आई डोंट नो वो क्या करते हैं, मैं अब इस वक्त नहीं है। एक मूव हुई भी थी कि एक आदमी को लाने के लिए जिसमें दुबई वाले भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि सबसाइड कर दी है क्योंकि वो नहीं रही बात। अब मैं समझता हूँ विद द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स ये इशू टू ऑन द सरफेस जरूर आएगा, ये रह नहीं सकता, ये पीसफुल ट्रांजिशन नहीं होनी, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बड़ी आपने अजीब बात की, बड़ी हसास मामला थे हमारे, अल्लाह करे। अजीब मैं और आप हमेशा कहते हैं मैं अजीब आदमी हूँ, तो फिर मैं अजीब बात करूँगा। नहीं जी, माशाल्लाह, बहुत अल्लाह करे कि हम सारी रुकावटें फलांग जाएं और ये दौड़ जीत जाएं, जो जमहूरियत की है, पाकिस्तान की है, खुशहाली की है, बेहतरी की है, तरक्की की है, सलामती की है, कुछ भी कह लीजिए, अल्लाह करे कि हम ये जंग जीत जाएं। पूरी कौम की तवक्कुआत इसी पर हैं, इसी के साथ मेरे ख्याल में हम इजाज़त चाहते हैं। बिल्कुल, और आफ्ताब गुल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि साहब जो हैं एक पॉलिटिकल क्राइसिस से जो हैं वो निकल चुके हैं और इस वक्त जो स्टेप लिया गया है अपोजिशन की जानिब से, खास तौर पर इमरान खान की जानिब से, वो बिल्कुल गलत था। इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी इमरान खान साहब के लिए, लेकिन उन्होंने जो सिलेक्शन की है खुर्शीद साहब के साथ खड़े होने की, वो एक गलत सिलेक्शन थी। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।